Hello everyone, you are watching HiEMS or today we are going to discuss one of the most important टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। चाहे आप कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता है। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे और आई विल गिव यू अश्योरिटी कि अगर इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट है और कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। विद आर्टिकल्स हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली एज वी नो दैट कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा वो होता है पार्ट 3 में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पार्ट 3 में प्रेजेंट होता है फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल जो है वो 12 to 35 होता है। तो फर्स्ट क्या हमने समझा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 एंड जो आर्टिकल है 12 to 35। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो पार्ट 3 जो है पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 to 35 इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, दूसरा बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, ये क्या होगा? आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। एंड फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा उसको इंडिया ने एडॉप्ट किया था, कहां से? यूएस से किया था फंडामेंटल राइट्स को। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको आ गए कि कौन से शेड्यूल में था, सॉरी कौन से पार्ट में और कहां से कहां तक इसका आर्टिकल होगा और कहां से इसको अडॉप्ट किया गया फंडामेंटल राइट्स को। क्या आपको पता है कि जब हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आर्टिकल 31 था उसको हटा के रिमूव करके कहाँ पे? आर्टिकल 300A में क्या कर दिया गया? शिफ्ट कर दिया गया। और ये कब हुआ था? 44th अमेंडमेंट 1978 में। तो ओरिजिनल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, हाउएवर इट वाज द डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा किसी भी एग्जाम में, ये फेवरेट होता है इस क्वेश्चन को। कितना? यहाँ से क्वेश्चन आएगा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। इट इज मेड अ लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो था अब क्या बन गया है? वो लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी उसको बोलेंगे। मतलब ये जस्टिसेबल नहीं होगा। जस्टिसेबल इन द सेंस कि अगर आपके राइट टू प्रॉपर्टी को कोई आपकी प्रॉपर्टी है और उसको गवर्नमेंट चाहे तो जब उसको यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो नॉट जस्टिसेबल होता है जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है कहीं पे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ओके, आर्टिकल 3A में शिफ्ट कर दिया गया है जो कि पार्ट 12 बन गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 12 हो गया है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस how many types of fundamental rights. How many types of fundamental rights? तो there is 6 type of fundamental rights। 7 था, एक को डिलीट कर दिया गया। 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 14 से 18। मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये 5 आर्टिकल आपको बताएगा राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट। सेकेंड है कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जैसे अपनी लाइफ की लिबर्टी होती है, फ्रीडम होता है हमें किसी भी मुद्दे पे बोलने के लिए, हमें कोई भी बिजनेस अपना ऑक्यूपेशन करने के लिए। तो ये सारे बेसिकली किसमें आएंगे? राइट टू फ्रीडम के लिए आएंगे। किसमें आएंगे? राइट टू फ्रीडम में आएगा। ओके, तो वो फंडामेंटल राइट्स किसमें होगा? 19, 20, 21, 22 4 फंडामेंटल राइट्स ऐसे होंगे जो किसको शो करेंगे, किसके लिए होता है? वो राइट टू फ्रीडम के लिए होता है। नेक्स्ट आता है बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन शोषण होता है, शोषण के विरुद्ध। तो जैसे लेबर चाइल्ड वगैरह था, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको लेबर बनाया जाता है, या बेगारी करना। बेगारी करना मतलब
जबरदस्ती काम करवाना, उनको पैसे भी नहीं देना, वेजेस भी नहीं देना, तो वो सारे इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 में। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के लिए कि मतलब हम फ्री हैं कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए, अपना रिलीजन चेंज करने के लिए, कोई भी रिलीजन को टैक्स देने के लिए, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। 4th नंबर में कल्चर एंड एजुकेशनल राइट के लिए, एजुकेशन में क्या राइट है, कल्चर का क्या है, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 से 30 तक। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। और ये लास्ट का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। B.R. अम्बेडकर जी ने इसको कहा था कि जो फंडामेंटल राइट 32 है, जो आर्टिकल 32 है, उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया था। तो ये लास्ट का फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट राइट टू इक्वालिटी। ओके बेटा, तो हाउ मेनी आर्टिकल्स इन राइट टू इक्वालिटी? 5 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स? 5 आर्टिकल्स। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी अगर मतलब जो लॉ बनाया जाएगा वो सारे सिटीजन के लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी पब्लिक को आप रेस, आप सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इन सब पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, राइट। और नेक्स्ट आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, कोई वैकेंसी निकल रही है, तो सारे लोगों के लिए वो क्या होगा? सेम होगा, मतलब सेम उनको राइट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बैकवर्ड क्लासेस है तो उसके लिए नहीं है, या कोई जनरल क्लास का है तो उसके लिए नहीं है। तो ये बताया गया है हमारे क्या आर्टिकल 16 में। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जो होता था, अभी भी चलता आ रहा है कि जो कोई लोअर कास्ट का है तो वो ब्राह्मण के घर पे जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, ऐसा कुछ करके, तो वो ये सारी चीजें अनटचेबिलिटी चलता था। तो आर्टिकल 17 कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है किसको? अनटचेबिलिटी को। ओके, तो अगर कोई ऐसा करता है तो आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और ये अधिकार, ये जो चीजें हैं उसको शट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब होता है कि हम तो राजा धृतराज सिंह हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भारत रत्न पा गया या कोई भी ऐसा टाइटल पा गया है तो वो अपने नेम के आगे टाइटल लेकर नहीं घूमेगा, नहीं लगा सकता है। जैसे कोई भारत रत्न पाया तो भारत रत्न लता मंगेशकर ऐसा करके, तो ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो उस टाइटल को क्या किया गया है? अबॉलिश किया गया है आर्टिकल 18 में। आई होप आप राइट टू इक्वालिटी में क्लियरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 में। राइट टू फ्रीडम जो है बेटा आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। क्या? आर्टिकल 19 से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आर्टिकल 19 जो है हमें 6 राइट देता है। आर्टिकल 19 जो होगा लाइफ टू लिबर्टी का, वो हमारा क्या होगा? 6 क्या देगा? राइट देगा। अब क्या है? फर्स्ट है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कहीं पे भी स्पीच दे सकते हैं, अपनी जो चीजें ओपिनियन है वो रख सकते हैं, उसके लिए फ्रीडम है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कहीं पे भी हम रह सकते हैं लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के, ठीक है। आर्म्स मतलब यहाँ आर्म नहीं होगा, आर्मी नहीं होगी, अस्त्र शस्त्र के, कि हम कहीं पे जा रहे हैं और बंदूक भरे हुए हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई यूनियंस बना सकते हैं, कोई सोसाइटीज में। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में आप फ्रीली घूम सकते हो बिना टैक्स के। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और हमें ये भी इक्वालिटी है, ये भी हमें राइट है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं, कोई भी बिजनेस इंडिया में कर सकते हैं जो कि सारे क्या हो? लीगल हो, वो हम बिजनेस करने के लिए क्या है? पूरी तरीके से हमें राइट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 19 में, जो कि 6 थे जिसको हमने पढ़ा। ये जो हमारे 6 राइट्स थे, 6 या 5, ओके, 5 राइट्स। अब आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि भाई कोई क्रिमिनल है और उसको एक बार सजा सुना दिए, ठीक है, तो आप दूसरे उस सजे को वो इंसान 2 बार नहीं भुगतेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है,
और इसके लिए वो क्या कर सकता है, आपके खिलाफ पिटीशन कर सकता है, मतलब आपके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है। ओके, तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 जो है इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पर्सनल लिबर्टी के लिए है। मान लो हम सो रहे हैं, ठीक है, कोई भी सो रहा है और आपकी कोई फैमिली आके आपको जगा देती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो कि आपने मेरी पर्सनल लिबर्टी को कैसे। आर्टिकल 21 कहता है कि आपके पर्सनल चीजों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब आ जाते हैं बेटा राइट टू एजुकेशन जो था, इसी में अमेंडमेंट करके बताया गया था आर्टिकल 21 के बाद में राइट टू एजुकेशन, जो जहाँ पे जैसे मतलब डायरेक्ट नंबर नहीं रहता है, जैसे 21A है, तो इसका मतलब होता है कि अमेंडमेंट करके उसको क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो डिक्लेयर एज दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब कोई भी स्टेट 16 से लेकर और 14 ईयर्स तक कोई भी चाइल्ड को क्या करेगा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये कहता है राइट 21। और ये जो राइट टू एजुकेशन RTI, राइट टू एजुकेशन RTI, वो किसने बेटा फाइल किया, कब ऐड किया गया था, तो याद रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। तो 2002 में 86 ऑफ अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। जिसमें ये बताया गया था कि 6 से लेकर 12 ईयर्स 14 ईयर्स तक, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जो भी चाइल्ड होंगे उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। Before the 6th Amendment, the Constitution trained a provision for free and compulsory education for the children under Article 45 in Part 4 of the Constitution। अच्छा, जो DPSP है Part 4 की बात किया गया, तो ये अमेंडमेंट लाने से पहले ये कहाँ पे रखा गया था, DPSP में, किसमें, आर्टिकल 45। तो DPSP जैसे आपको पता है कि 36 to 51 जो होगा आर्टिकल, वो DPSP के बारे में बात, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो उसके बारे में बताया गया। तो ये जो था ये पहले मेंशन था किसमें, DPSP में, बाद में उसको अमेंडमेंट करके किसमें, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो जो चीजें मैं डीप में पढ़ा रही हूँ वो आर्टिकल आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो हमने 2 कवर कर लिया है। नेक्स्ट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, आर्टिकल्स 23 एंड 24। अब देखना बेटा कि 24 आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, जो मैंने बताया बेगारी, क्या बेगार बोलते हैं इसमें, अगर हम हिस्ट्री की लैंग्वेज में समझे तो उसको बेगारी बोलते हैं, मतलब काम करवा लिया उसको वेजेस भी नहीं दिया तो वो बेगारी हो जाएगा। आर्टिकल 24 जो है कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, मतलब जो वो माइनॉरिटीज में है, जो अभी 14 ईयर्स के नहीं है, जो चिल्ड्रेन है, लेबर जो है चिल्ड्रेन है, उनको क्या प्रोविजन होना चाहिए, मतलब 18 ईयर्स के कम वाले फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक मेंशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है बेटा, आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, मतलब हम किसी भी रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं, किसी भी रिलीजन के लिए हम मतलब उसके साथ मिल सकते हैं या अपना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, या कोई भी रिलीजन है उसके लिए हम फ्री हैं, मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोफेशन है, जो भी मतलब प्रोफेस है, या फिर उसका मतलब जैसे लंगर वगैरह होता है, या फिर जैसे कोई भी मुस्लिम फेस्टिवल हो गया, या कोई हिंदू हो गया, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो इन सब के लिए हम क्या है, फ्रीडम है, इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इंक्लूडिंग बिल्डिंग टेम्पल्स, मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजिंग रिलीजियस सेरेमनी, मतलब ये भी फ्रीडम मिला है कि कोई भी रिलीजन्स का हम बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, और कोई भी रिलीजियस का जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विदाउट कोई प्रेशर के।
आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम फॉर पेइंग टैक्सेस दैट प्रमोट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब आप किसी भी, मान लो हिंदू हैं तो हिंदू के मंदिर बनाने के लिए टैक्स दे सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम बनाने के लिए, मुस्लिम मस्जिद बनाने के लिए टैक्स दे सकते हैं, तो ये फ्रीडम देता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 कहता है बेटा कि फ्रीडम ऑफ अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशिप इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहता है कि अगर कोई हिंदू का स्कूल है तो वहां पे आप पूजा करने के लिए फ्री हो, मुस्लिम है तो वहां पे आप नमाज पढ़वा सकते हो, अपना जो पूजा पाठ है वर्कशिप है वो क्या कर सकते हो, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 28। नेक्स्ट बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल में क्या बोलता है कि प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन टू परसिवरेंस देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, मतलब आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी अपनी कल्चर को अपना सकता है, अपने स्क्रिप्ट में लिख सकता है, अपने लैंग्वेज को बोल सकता है, अपने कल्चर के लिए फ्री है। अगर वो बंगाली है तो बंगाली कल्चर अपनाए, अगर वो राजस्थानी तो राजस्थानी, यूपी का है यूपी, तो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को वो क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, फ्रीडम है उसको अंडर आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है, ग्रांट द राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू माइनॉरिटीज वेदर दे आर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, कहता है आर्टिकल 30 कहता है कि अगर कोई माइनॉरिटीज है, ठीक है, तो उनको बढ़ावा दिया जाए, मतलब उनको अपना इंस्टीट्यूशन बनाने का हक है, अपना एक कम्युनिटी बनाने का क्या है, हक दिया गया है अंडर आर्टिकल 30, ये फ्रीडम उनको मिला हुआ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल और एक्सप्लोइटेशंस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। लास्ट बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा ये आर्टिकल क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स तो है, लेकिन अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, उल्लंघन करता है या फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है रिट जारी करेगा, 5 टाइप्स का रिट जारी करेगा, क्या करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। रेमेडीज मतलब होता है उपचार करना, मेडिसिन, ठीक है, तो इस तरीके से काम आएगा। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। आर्टिकल 32 और 35 क्या कहता है, यहाँ पे देखो फिर से ये रिपीट हो गया है तो इसको आपको छोड़ देना है। तो आर्टिकल 31 कहता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये उसी की बात किया गया जो आर्टिकल 31 को हटा के किसमें कर दिया गया है, 300A आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी को शिफ्ट कर दिया गया है। 31 ये कहता है कि सेविंग ऑफ द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ द स्टेट एटसेट्रा, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट इतना, बस एक बार आप देख लेना। आर्टिकल 32 बेटा रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय द दिस पार्ट, मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स का, जैसे मैंने बताया, अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32, और वो रिट्स होंगे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, कोहेरेंटो एंड शराबी। ओके, तो ये जो 5 टाइप्स के रिट होते हैं, रिट्स, दैट इज कॉल्ड रिट्स। इसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे रिट्स का, नेक्स्ट वीडियो में रिट्स के बारे में ही बताएंगे कि ये रिट्स होता क्या है, ये 5 का मतलब क्या होगा। लेकिन बेसिकली अभी हम पढ़ेंगे कि एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, बचाव करता है, उपचार करता है, अगर आप कोई फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन कर रहा है तो, ठीक है। आर्टिकल 33 पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट इन दियर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एटसेट्रा। राइट 34 रिस्ट्रिक्ट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट ऑफ वाइल। मार्शल लॉ के बारे में बताया जाता है, फोर्स एनी एरिया, मतलब किसी भी एरिया में, मतलब मार्शल लॉ नहीं लगा सकते हो। लेजिस्लेशन टू गिव द इफेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो ये था हमारा पूरा फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखते हैं कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए प्रेजेंट होते हैं, नॉट फॉर फॉरेनर, तो वो हम देखने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। क्या बोल रहा है, दिस फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अवेलेबल ओनली द सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 याद कर लेना बेटा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं।
आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, नॉट फॉर फॉरेनर। तो ये रहा आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिट के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।